हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के जो हम मेंस के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इस पूरी श्रृंखला में इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट का आज ये 9th वीडियो है। इसमें हम इंडस्ट्री सेक्टर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्रश्नों के बारे में, तो प्रश्न 2023 में, 2022 में, 2020 में और उसके बाद 2019, 2017, 2015। तो अगर आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं, मैंने आज 6 क्वेश्चन शुरुआत से लिए हैं 2022 से पीछे को लेकर हुए। तो अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो लगभग हर अल्टरनेट ईयर पर आपको इसका एक क्वेश्चन मिल रहा है और इस साल इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बहुत संभावना है कि इस क्षेत्र का एक क्वेश्चन अगले साल आपको मेंस में मिल जाए, क्योंकि आप अल्टरनेट ईयर्स में इसका क्वेश्चन लगातार देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न वर्ष 2023 में आया था, और इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र, विशेषतः एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के लिए है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, और ये कह रहा है कि इसकी अगर हमें जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र को और स्पेशली अगर हमें आर्थिक समृद्धि करनी है, अगर हमें आर्थिक तौर पर प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो ऐसे में जो एमएसएमई क्षेत्र है उसकी बढ़ी हुई हिस्सेदारी की आवश्यकता होगी, जो विनिर्माण क्षेत्र का एक बड़ा पोर्शन प्ले करता है। इसके साथ साथ इसके संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियां बतानी है आपको। तो देखिए, इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप विनिर्माण उद्योग की स्थिति और उसमें एमएसएमई के पोर्शन और उसके भूमिका के बारे में बता दीजिए। मेन बॉडी में आप बताइए कि किस तरीके से जो एमएसएमई की भूमिका है, जो एमएसएमई का महत्व है, वो इंडियन इकोनॉमी के विनिर्माण के क्षेत्र में है, और इसको बढ़ाकर हम किस तरीके से अपनी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप सरकार की वर्तमान नीतियों को इसी उत्तर के दूसरे भाग में कवर करिए कि सरकार ने इसके लिए क्या, इसके प्रोत्साहन के लिए क्या नीतियां अपनाई हुई हैं, और इसके बाद आप एक अपना निष्कर्ष दीजिए, जहां एमएसएमई क्षेत्र को एक बड़े रोजगार प्रदाता, एक बड़े विनिर्माता के रूप में दिखाते हुए भविष्य में इस क्षेत्र में किए गए अच्छे प्रयासों के परिणामों की आप बात कर सकते हैं, जिससे आप विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड करेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले आप 2023 के विनिर्माण उद्योग के परिदृश्य के अनुसार अगर आप देखें, तो विनिर्माण क्षेत्र भारत के जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 2022 में लगभग 17% भाग था जीडीपी का। ठीक है, इसमें लगभग 40% का योगदान जो है एमएसएमई क्षेत्र का है, जो कि आर्थिक विकास, नौकरियों और बढ़ते निर्यात के लिए जिम्मेदार है। इसे देखते हुए सरकार से इन क्षेत्रों के समर्थन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और लाभप्रद योजनाएं प्रारंभ की है। इस प्रकार आप इसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप बताइए कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने की अनिवार्यता क्यों है तीव्र विकास के लिए। तो सबसे पहले अगर हम विनिर्माण क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देंगे, विनिर्माण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देंगे, तो तीव्र आर्थिक विकास में कई पहलू हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें पहला है ग्रामीण विकास। जब विनिर्माण क्षेत्र ग्रामीण विकास को साथ में लेकर चलेगा, जब विनिर्माण क्षेत्र की यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयां ग्रामीण स्वरोजगार उत्पन्न कराएंगी, तो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारे ग्रोथ के उस पहलू पर भी ज़्यादा फोकस करेगा जो अभी तक लगभग अनछुआ रह गया है। इसके साथ साथ इसमें आप बता सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य संस्थान RSETI की स्थापना की गई है, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ आर्थिक लचीलापन आएगा। देखिए, जब हमने देखा कि आर्थिक मंदी आती है, या कोविड के दौर को भी आप ले सकते हैं, तो विविध विनिर्माण क्षेत्र में
छोटे छोटे काम होकर के हमें आर्थिक लचीलापन प्राप्त हुआ। जैसे आप उदाहरण के तौर पर कोविड महामारी का दौर लीजिए, उस दौरान छोटे छोटे उद्यमों ने मास्क, सैनिटाइजर जैसी वस्तुएं फटाफट निर्माण करी और सेल आउट करी। इससे क्या हुआ कि वे जल्दी खुद को तैयार कर सकते हैं, तेजी से उत्पादन को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक लचीलापन होगा। बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लगाना एक लंबा और मुश्किल भरा काम होता है और उसमें परिवर्तन भी तेजी से नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ बहुत बड़ी भूमिका इसकी रोजगार सृजन में होगी। अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं पिछले वर्ष में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकता है भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी व्यापक पैमाने पर पाई जाती है। इसके साथ साथ नवाचार यानी इनोवेशन के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो एमएसएमई ने बहुत सारे नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, जोहो है। फ्लिपकार्ट ने देखा होगा एक छोटे से कंपनी के तौर पर अपना बिजनेस शुरू किया और ई कॉमर्स में आज देश की जानी मानी वेबसाइट बन गई है। और इसके साथ साथ जोहो है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक बहुत छोटी सी पहल थी जो आज पूरे देश में जानी जा रही है। तो आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके साथ साथ निर्यात में भी इसकी भूमिका की बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत के कुल निर्यात में इसका योगदान लगभग 48% है, जिसमें आभूषण, हथकरघा और मसाले आदि शामिल होते हैं, जिसकी वैश्विक स्तर पर काफ़ी मांग है। तो जो आपका एमएसएमई क्षेत्र है वो विनिर्माण के साथ साथ निर्यात के क्षेत्र में बड़ा योगदान करता है और इससे क्या है कि हमारी अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी, हमारा आयात कम होगा तथा राजकोषीय घाटे को संतुलित करने में सहायता प्राप्त होगी। सरकार की नीतियों के बारे में पूछा गया था, हम उन नीतियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है मेक इन इंडिया, जो वर्ष 2014 में शुरू हुई, और इससे क्या है कि इसमें बाहर की कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आकर के भारत में निर्माण करें, विनिर्माण करें, मेक इन इंडिया करें। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोएडा में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित करी है लास्ट ईयर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरीके से एमएसएमई समाधान है। एमएसएमई समाधान बेसिकली एमएसएमई को किए जाने वाले भुगतानों, उनको आ रही समस्याओं के समाधान का एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, और इसको एमएसएमई की समृद्धि के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी तरीके से उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई का जो उद्यम पंजीकरण है उसे सरल बनाया गया है और रोजगार के प्रकृति के हिसाब से नए उद्यमों को रोजगार में प्रवेश देने के लिए, नए उद्यमों को बाजार में प्रवेश देने के लिए काफ़ी आसान प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके साथ साथ जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर संग्रह की एक सिंप्लीफाइड यूनिट बनाई गई है, जिसमें सारे अप्रत्यक्ष करों को एक साथ रखा गया है। इसको बिजनेस फ्रेंडली भी बनाने की कोशिश की गई है, जिससे अलग अलग विभागों के जो समस्याएं रहती थी वो उत्पादक को नहीं होती हैं। तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहा। और इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया ने बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया है भारत में, जो एमएसएमई की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो जोमेटो एक बड़ी सफलता की कहानी है जो स्टार्टअप इंडिया का रिजल्ट दिखाती है। इसके साथ साथ क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है कि जहां पर एक उद्योग छोटा चल रहा है, किसी भी जगह पर कोई फेमस उद्योग है तो उसके आसपास की चीज़ों से क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाए। जैसे कानपुर के पास में चमड़ा उद्योग, ठीक है, इसके क्लस्टर को और वहाँ पर बुनियादी ढांचों को और प्रौद्योगिकी के विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। तो क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी सरकार की पहल है। तो आप इन सब सरकार की पहलों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब समस्याएं क्या हैं? देखिए, किसी भी योजना के साथ, किसी भी पॉलिसी के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है नौकरशाही की जो बाधाएं हैं, जो उनका डिले है, जो उनका रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, करप्शन है, उसकी वजह से किसी भी काम को और बेसिकली औद्योगिक क्षेत्रों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि टेस्ला को कठोर भूमि अधिग्रहण नीतियों के कारण अपने परिचालन को स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा भारत में। सोचिए, टेस्ला जैसी कंपनी को। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश की नौकरशाही और उसका रूल बाउंडेडनेस जो है, और वो अननेसेसरी डिले क्रिएट करता है, अनावश्यक तौर पर देरी करता है हर प्रोजेक्ट में, और उद्योग समय से की जाने वाली गतिविधि है। इसके साथ साथ विलंबित भुगतान। आपने बहुत सारे पोर्टल शुरू किए जैसे एमएसएमई समाधान, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र को जो भुगतान है वो टाइम पर नहीं हो पाते। जैसे कि अगर आप देखें, एक हाल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत को जो एमएसएमई क्षेत्र है उसके 10.7 लाख करोड़ रुपए
डिलेड पेमेंट, विलंबित भुगतान के तौर पर प्राप्त हुए, जो कि अगर हम देखें तो 20-21 के टोटल जीवीए का लगभग 6% है। तो इतना बड़ा भुगतान डिलेड है, तो इन क्षेत्रों के लिए फंड की प्राप्ति और सही समय पर भुगतान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ जीएसटी की जटिलताएं हैं। हालांकि जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण किया है, लेकिन इसमें बहुत सी टेक्निकल समस्याएं आती हैं और व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनती रही हैं। तो इसमें तकनीकी चुनौतियां और कर स्लैब को समझने के कारण जीएसटी के शुरुआती बदलाव में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा एमएसएमई को। इसके साथ साथ कौशल प्रशिक्षण बेमेल है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो जैसे हमने स्किल इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया, लोगों को प्रशिक्षित किया, लेकिन वो उद्योगों के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए अच्छे से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑन ग्राउंड प्रोडक्टिविटी में उतने हेल्पफुल नहीं हो पाए हैं। जैसे कि आप इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि कपड़ा उद्योग अक्सर कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बावजूद आधुनिक मशीनरी में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी को हमेशा रिपोर्ट करता रहता है कि वो आधुनिक मशीनरी को डील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया में भी सीमित संभावनाएं हैं। हालांकि ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत अधिक तकनीकियों पर फोकस किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान पारंपरिक व्यवसायों पर नहीं दिया गया है। तो तकनीकीगत चीज़ों के लिए स्टार्टअप इंडिया बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जो पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उन्हें करने के पारंपरिक तरीके हैं, उन पर स्टार्टअप इंडिया का फोकस नहीं है। और इसके साथ साथ जो क्लस्टर विकास की बात की गई, उसमें भी बुनियादी ढांचा को पूरे तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया है। बिजली की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, आवागमन की समस्या, ये सब क्लस्टरों में अभी भी पाई जा रही हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जिन समस्याओं के कारण हम कह सकते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र उतना विकसित नहीं हो सका है। अब इसके बाद आप निष्कर्ष दे दीजिए और बता दीजिए कि कोई भी देश औद्योगिकरण के बिना विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए एसईजेड पर बाबा कल्याणी समिति और एमएसएमई पर यूके सिन्हा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाए और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप एक फ्यूचरिस्टिक और कमेटी रिकमेंडेशन बेस्ड अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी कि क्या कार्यक्षेत्र है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का, और इसके साथ साथ उसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आप इसका चर्चा करनी है, आपको सविस्तार वर्णन करना है। तो प्रश्न सीधा है, वर्ष 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताइए कि क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण और क्यों जरूरत है हमें खाद्य प्रसंस्करण की। ठीक है, उसके बाद आप मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी में आपको बताना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कार्यक्षेत्र क्या क्या हो सकता है और क्या क्या है, और इसके साथ इसके क्या उपयोग है, क्या उपादेयता और महत्व है। इस तरीके से आप इसकी मेन बॉडी को बताएंगे, फिर आप निष्कर्ष देंगे। आप बताएंगे भारत में इतनी खाद्य उपज और इतना कम प्रसंस्करण होने के कारण भारत एक जो भविष्य में बहुत बड़ा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश बन सकता है, उन संभावनाओं को फलीभूत करने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक निवेश, बेहतर रणनीति और योजनाओं की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर दीजिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले ये विनिर्माण का एक प्रकार है जिसमें कच्चे माल का वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक का उपयोग करके मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों को और खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है। भारी, शीघ्र खराब होने वाले और कभी कभी अखाद्य खाद्य संसाधनों को विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके अधिक उपयोगी, सांद्रित, टिकाऊ और सुखद भोजन या पेय में परिवर्तित किया जाता है। ये है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो बहुमुखी है। यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, सुवाह्यता, स्वाद और सुविधा में सुधार करता है। तो ये आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है। अब आप बताएंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का दायरा और महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें तो भारतीय खाद्य क्षेत्र ग्लोबली 5वें स्थान पर है, 5th रैंक रखता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% है। तो ग्लोबली हम 5th स्थान पर है, जो कि जीडीपी का लगभग 6% है। निर्यात में यह 13% की भूमिका निभाता है और समग्र औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देता है। देखिए, अब इस प्रश्न में हमें डेटा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अगर हमें किसी की
उसका दायरा बताना है, उसकी उपयोगिता और महत्व बतानी है। इसके साथ साथ आप क्या बता सकते हैं कि भारतीय खाद्य और किराना बाजार विश्व का छठा सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें खुदरा बिक्री का योगदान लगभग 70% है। ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के कुल खाद्य बाजार का 32% हिस्सा है, जो भारत के 5 सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, और उत्पादन, खपत, निर्यात और अपेक्षित वृद्धि के मामले में यह 5वें स्थान पर है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का दायरा आपने बता दिया, हमारे खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य उत्पादनों की बात कर ली। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि ये विनिर्माण और कृषि सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में लगभग 8.8% और 8.39% का योगदान देता है। भारत के निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देता है। ठीक है। भारतीय स्वादिष्ट खाद्य बाजार का वर्तमान मूल्य 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ सकता है। तो इसमें इतनी भविष्य की संभावना है कि ये 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से अपनी ग्रो कर सकता है मार्केट सेगमेंट को। तो ये वो दायरा और महत्व है जिस पर हमें चर्चा करनी थी। अब भारत में ये चीज़ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो किसान का अनाज है, जो भी उसका प्रोडक्शन है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्शन है, चाहे फ्रूट प्रोडक्शन है, अगर उसे हम बेहतर और अच्छा उसमें वैल्यू एडिशन कर देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। पहला लक्ष्य जो भारत सरकार का भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ साथ जब हम कृषि खाद्य पदार्थों को संग्रहित करेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना, और उसको एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट अच्छे से करेंगे, तो जो वेस्टेज है वो भी तो कम होगा। वेस्टेज कम होगा तो आपके उत्पादन का, लगभग पूरे उत्पादन का मूल्य आपको प्राप्त होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो बेहतर पैकेजिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण का जो ढांचा है उसे और विकसित करने की ज़रूरत है, उसे और क्या कहते हैं, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसके विकास करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके साथ आप और भी चीज़ें बता सकते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, अपव्यय को न्यूनतम करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढांचे के निर्माण, क्षमता विस्तार, उन्नयन और अन्य सहायक उपायों को समर्थन प्रदान करता है। इसके साथ साथ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद जो है उनका निर्यात बढ़ेगा हमारा। जाहिर सी बात है, चूंकि ये कृषि और इन सारी क्षेत्रों से रिलेटेड है, जहां पर मैंने आपको बार बार बताया है कि छिपी हुई बेरोजगारी बहुत है और वैसे भी युवा बेरोजगार बहुत है, तो रोजगार का सृजन करेगा। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उसमें हम महत्वपूर्ण चेंजेस ला सकते हैं और उसमें पोषण दर और उनकी उपलब्धता दोनों चीज़ें बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब किसानों की आय बढ़ेगी, उनके पास बेहतर रणनीतियां होंगी, तो वे फसल विविधीकरण पर भी ऐसे फ्रूट्स और फूड का उत्पादन वो ज़्यादा करेंगे जिससे वे प्रोसेस्ड फूड के तौर पर ज़्यादा अच्छे से बेच सकें। तो ये सारे लाभ आप भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे दीजिए कि ये केवल आर्थिक विकास नहीं करेगा, इसके साथ साथ रोजगार सृजन, मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा, पोषण और वेस्टेज का न्यूनीकरण, यानी कि जो बर्बादी होती है उसका न्यूनीकरण इत्यादि को बहुत व्यापक तौर पर यह चेंज कर सकता है। और इस पर लगातार निवेश और अच्छी रणनीतियों का प्रयोग करके हम भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके से समग्र आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी होगी। निर्यात क्षमता, खाद्य सुरक्षा, पोषण के संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरीके से आप अपना एक निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रश्न में। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर क्या है। देखिए, मिलता जुलता प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने पर किसकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसका एक बड़ा आंसर तो हम लोगों ने, बड़े पोर्शन का आंसर तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही कर लिया है, लेकिन फिर भी चूंकि ये अलग प्रश्न है, वर्ष 2020 का प्रश्न है, तो हम इस पर अलग से पूरा आंसर देंगे आपको। और इस तरीके से जो मॉडल आंसर देते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं, उससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगा और आपको अलग अलग तरीके से कैसे उसको फ्रेम करना है ये बेहतर समझ में आएगा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
कि चुनौतियां और अवसर बताने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप बेसिकली खाद्य प्रसंस्करण को डिफाइन कर दीजिए, किस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण है और किस प्रकार से इसके बड़े योगदान हो सकते हैं। तो वही आप इंट्रोडक्शन जैसे आपने पहले दिया था कि इसमें क्या होगा, प्रसंस्करण होगा, संरक्षण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वितरण इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित होंगी। भारत के लिए एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। डेटा आप चाहें तो वहां से पीछे जो हमने दिए हैं उनमें से कोई भी एक डेटा कि इस क्षेत्र का लगभग इतना योगदान है जो कि भविष्य में इतना किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद अवसर के बारे में बात करिए, क्या इस क्षेत्र के लिए क्या क्या बड़े अवसर हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो फलों, सब्जियों और अनाजों का बहुत बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और भारत में बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि है जिसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाते। पशुपालन हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो फल, सब्जियाँ, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उन सब में बहुत सारा हमारे यहाँ काम होता है। तो अगर हमारे पास ये सारे काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास कच्चा माल बहुत व्यापक उपलब्ध है। देश में लगभग 52% कृषि योग्य भूमि है। वैश्विक दूध का 17% हिस्सा हमारे यहाँ है। मत्स्य पालन, फल और सब्जियां आदि में देश का दूसरा स्थान है। तो हमारे पास बहुत सारा कच्चा माल है, हमें बस प्रोसेसिंग करनी है उसकी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का प्रयोग किया जाता है। गेहूं, चावल में, बागवानी फसलों में भी अब किया जाता है। तो इसकी वजह से माल, हमारे पास कच्चा माल और भी ज़्यादा है और उसे हमें बेहतर तरीके से प्रोसेस करने की आवश्यकता है। प्लस हमारे यहाँ देश में ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिकल विविधता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से हर तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, वो मैदानी प्रोडक्ट्स और पहाड़ी प्रोडक्ट्स और पठारी प्रोडक्ट्स, हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपके पास फसलों की विविधता है, फूलों की विविधता है, फलों की विविधता है, बागवानी फसलों की विविधता है और इस विविधता का लाभ आप अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले सकते हैं। इसके साथ इसमें विस्तार की बहुत संभावना है क्योंकि भारत अपने खाद्य पदार्थों का केवल 10% ही प्रोसेस करता है, संसाधित करता है, जबकि अमेरिका में लगभग 65% प्रोसेसिंग होती है और चीन में लगभग 23% ही प्रोसेसिंग होती है। तो जो हमारा 10% है उसे हमें अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा मार्केट बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ पोषण सुरक्षा और भी सुनिश्चित होगी, जैसा हमने अभी चर्चा करी कि जब आप बेहतर प्रोसेसिंग करके फूड को स्टोर करते हैं और उसे पहुंचाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फ्रूट की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। यह एक बड़ी खपत की अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें कन्वर्ट कर सकता है और इसके साथ साथ उच्च मूल्य संवर्धन होगा अगर हमारे जो अनाज है, जो दूध है, फल है, इन सब में अगर हम प्रोसेसिंग का एलिमेंट जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू एडिशन होगी जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप कह सकते हैं अगर भारत में एक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का 10% मूल्य के हिसाब से कुल खाद्य बाजार का 1/3 ही है केवल। ठीक है, तो इस प्रकार आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद आप चुनौतियां बताएंगे। चुनौतियों में सबसे पहली चीज़ क्या है कि खराब आपूर्ति श्रृंखला संपर्क है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो खेत से लेकर के प्रोसेसिंग यूनिट तक लाना है और प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर के सेल तक जाना है, ये एक बहुत ही खराब आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क है। लगभग 30% फसलें हमारी जो हैं वो खेत में ही नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, जो हमारे पास मैन पावर है वो अकुशल है, अकुशल जनशक्ति है, तो इनके अंदर स्किल्स नहीं है, उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है, वे मॉडर्न मशीनों को डील करना नहीं जानते। तो इन सब समस्याओं को भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र झेलता है। तीसरी चीज़, ये लोग गुणवत्ता का कम अनुपालन करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कम गुणवत्ता युक्त चीज़ों की पैकेजिंग करके ही बेच दें। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इसकी वजह से कस्टमर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता। और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में प्रसंस्करण का बहुत ही निम्न स्तर है, जैसे मत्स्य पालन में केवल 8%, पोल्ट्री में 6%, बागवानी खाद्य पदार्थ में केवल 2% ही हम लोग खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। तो इतना कम है, ये भी हमें देखना होगा कि हम इस क्षेत्र में कैसे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ ना तो इसमें ज़्यादा उत्पाद विकास हो रहा है और ना ही ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, ना ही ज़्यादा नवाचार हो रहा है। तकनीकी का भी उतना अच्छा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किया जा रहा है।
तो आपको इन सब क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ विनियामक वातावरण की भी कमियां हैं, जो जैसे कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकार क्षेत्र में कई सारे कानून आते हैं जो खाद्य सुरक्षा और पैकेजिंग को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर जटिलता बढ़ जाती है प्रशासन और वैधानिक तरीके की, विनियामक तरीके की, जो कि इस सेक्टर के ग्रो होने की एक बड़ी बाधा बन जाती है। तो आपने उसके अवसर और चुनौतियां बता दी। अब बताना है कि इसके माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि कैसे होगी, प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था। तो सबसे पहली बात है कि अगर रोजगार में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी। रोजगार में वृद्धि ही आय में वृद्धि को दिखाती है। जितना ज़्यादा आपका रोजगार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपकी आय बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जो छिपी हुई बेरोजगारी है, जो मौसमी बेरोजगारी है, उस दौरान लोग MSME में काम करेंगे, प्रोसेसिंग में काम करेंगे और उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुशल जनशक्ति की स्थापना, जब उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास विकल्प बढ़ेंगे, तो वो निश्चित तौर पर इस संबंध में और स्किल्स को गेन करेंगे और कुशल जनशक्ति हमारी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निश्चित तौर पर सामने आएगी। और इसके साथ साथ किसानों के लिए लाभप्रद भी है, क्योंकि उनके पास एक वैकल्पिक लाभदायक स्थिति बनती है, उनकी आय दुगनी हो सकती है। और इसके साथ साथ उनका जो अनाज वेस्ट हो रहा था, उनका जो प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा था, वो भी अब वैल्यूएबल हो गया, वो भी अब बिक रहा है, तो उनकी इनकम भी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण भी तेजी से होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा कल के डिस्कशन में या पिछले वीडियो के डिस्कशन में, हमने क्या देखा कि जो बिग बाज़ार टाइप के हैं, उन्होंने किसानों से और उत्पादकों से सीधे संपर्क कर लिया है। तो अब उन्हें उस आपूर्ति श्रृंखला में बहुत समस्या नहीं है, उनका प्रोडक्ट उनके घर से उठ के जा रहा है। जैसे अमूल के दूध कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर आपूर्ति श्रृंखला, उन्होंने पैकेजिंग करी और वो पूरी डिलीवरी कर रहे हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होती जाएगी जैसे जैसे विकास होगा। और जब भी इस क्षेत्र का विकास होगा तो इसमें निजी निवेश भी तेजी से आकर्षित होगा, क्योंकि इसमें वर्तमान में निजी निवेश बहुत कम है। इसके बाद आप सिंपली एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि इससे हम अतिरिक्त उत्पादन का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, किसानों को सहायता प्रदान करने का अवसर प्रदान होता है, और कृषि प्रधान होने के नाते भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप एक निष्कर्ष दे देंगे और आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, उसकी चुनौतियों के समाधान के लिए, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने के लिए भारत सरकार ने क्या नीतियां अपनाई है, उस पर आपको सविस्तार चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात करनी है। उसके बाद सरकार ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी पहले की हैं, उनके बारे में बताना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो चुनौतियां क्या हैं। और उसके बाद आप अगर चुनौतियों का प्रभाव पर भी थोड़े विचार दे देंगे तो आपका जो मेन बॉडी है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका, खाद्य प्रसंस्करण के भविष्य और खाद्य प्रसंस्करण के विकसित भारत बनाने में रोल, इन कीवर्ड्स के साथ अपने एक कंक्लूजन को फ्रेम करना है आपको। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है जिसने हाल के वर्षों में प्रमुखता प्राप्त की है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक संभावित स्रोत है, क्योंकि यह उपभोक्ता, उद्योग और कृषि के बीच तालमेल लाता है। एक अच्छी तरह से विकसित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खेत की कीमतों को बढ़ाती है, बर्बादी को कम करती है, मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करती है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है, रोजगार के अवसरों के साथ साथ निर्यात आय को भी बढ़ाती है। यहाँ पर वो सारे वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं जो आपको पीछे के टॉपिक्स में, क्वेश्चंस में आपको डिस्कस किए हैं। तो आप उन्हीं सारी चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। जब एक जैसे प्रश्न बार बार घूम के आ रहे हैं तो आप जो कीवर्ड्स हैं उनको उठाइए और बेसिक सा इंट्रोडक्शन बढ़िया सा फ्रेम कर दीजिए। इसके बाद आपको बताना है कि भारत में एफपीआई की क्या स्थिति है। ठीक है, चुनौतियां बताने से पहले हम उसकी स्थिति के बारे में भी बता देते हैं। तो हम ये बताएंगे कि जो यह उद्योग है भारत के कुल खाद्य बाजार का टोटल 32% है, और उत्पादन, खपत, निर्यात में अपेक्षित वृद्धि के मामले में 5वें स्थान पर भारत में यह है। इसके साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण में सकल मूल्यवर्धन पिछले 5 वर्षों में
1.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की वर्तमान स्थिति है। अब चुनौतियों की बात करें। पहली चुनौती सबसे बड़ी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या है? आपूर्ति श्रृंखला और संरचना में अंतराल। ठीक है, जो गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई चेन के। तो मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, हमारे पास जो रोड नेटवर्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, बहुत तरीके की अवसंरचनात्मक समस्याएं हैं। एक अवसंरचना और दूसरी अवसंरचना के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, वो पूरे तरीके से वेल कनेक्टेड भी नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। इसके साथ साथ परिचालन की मौसमियता और कम क्षमता का उपयोग। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्य मौसम आधारित हैं और वे मौसम ख़त्म होते ही उसकी उपादेयता ख़त्म हो जाती है। तो चूँकि उसमें सस्टेनेबिलिटी, स्टोरेज और बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, तो हम उसको इंडस्ट्री के लेवल पर नहीं मेंटेन करके रख पाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा चूँकि क्षमता का भी कम प्रयोग हुआ है और पदार्थ भी मौसम आधारित ही पूरे तरीके से उपलब्ध है, तो निश्चित तौर पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में जो फ्लो है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसकी सततता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा संस्थागत अंतराल है। जैसे कि कहा गया कि एपीएमसी बाजारों से ही किसान को अपना बेचना है, तो एफपीआई को कच्चे माल की खरीद उच्च कीमतों पर करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने कल आपको एपीएमसी में क्या बताया था, वहाँ पर दलालों की बड़ी भूमिका है। रेट्स पहले डिसाइड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब किसान को या जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे अगर कुछ खरीदना है तो उच्च कीमतों पर खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप कोई चीज़ रॉ मटेरियल ही महंगा खरीद रहे हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी तो महंगा होगा, और जब आपका फाइनल प्रोडक्ट महंगा होगा तो आप compete कैसे करेंगे, आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे वैश्विक बाजार में। तो ये अगली बड़ी समस्या आएगी। इसके साथ साथ मैंने जैसा आपको बताया कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का बेहतर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से निजी निवेश नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं आप बता सकते हैं। अब आपको बेसिकली इस प्रश्न में जो बताना था व्यापक तौर पर, वो यह है कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है। ठीक है, तो सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इसने जो है एक व्यापक पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू की है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, उपज की बर्बादी को कम करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए और उसका एक्सपोर्ट करने के लिए, इन सब उद्देश्यों से शुरू की गई है। तो इसमें कई सारी योजनाएं हैं, आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। जैसे मेगा फूड पार्क है, एकीकृत शीत श्रृंखला है, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना है, खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन करना है, खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संपर्कों के निर्माण की योजना है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन की संरचना है, मानव संसाधन और संस्थान है। तो इतने वे प्रयास हैं, जो इतने वो योजनाएं हैं जो कि बेसिकली लागू की जा रही हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के साथ। तो पहला बड़ा कदम जो है वो ये है। इसके सिवा अन्य का क्या कदम है? अन्य कदमों में आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और इसमें ऑटोमेटिक रूट से स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। इसके साथ साथ एपीडा का गठन किया गया है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का, जो कि अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये बेसिकली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह जो भी लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए निर्यात का माहौल बनाता है, उनके निर्यात के एनालिसिस करता है, उसमें सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के काम एपीडा द्वारा की जाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो कि फूड टेस्ट कर सकें, रिपोर्ट दे सकें, उसमें किए गए जो भी दावे हैं उनकी चेक कर सकें, टेस्ट के द्वारा उसे बता सकें। तो इस तरीके से जो खाद्य परीक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मानव संसाधन विकास के लिए एक योजना की घोषणा की है। इस योजना में 4 घटक हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने क्या, नंबर 1, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों
की बुनियादी सुविधाओं का सृजन किया जाएगा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद एक निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में बता दीजिए कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो अर्थव्यवस्था में एक बड़ी संभावना, एक उभरते हुए उद्योग के तौर पर देखी जाती है। प्रौद्योगिकी में अगर हम सुधार करेंगे तो कृषि क्षेत्र से होने वाले उपजों और जो वेस्टेज होता रहा है उसको भी ये बेहतर तरीके से प्रोसेस करेगा और किसानों की आय जो दुगनी करने का लक्ष्य है वो भी हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण किसानों की आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहाँ रोजगार सृजन भी होगा, उनकी आय की सुनिश्चितता भी बढ़ेगी। ठीक है, और भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है वह हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, किसानों की आय दुगना करना, आत्मनिर्भर गांव, ग्राम स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देना, जीडीपी में योगदान, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये सब आप कीवर्ड्स लेकर के अपना आंसर का कंक्लूजन फ्रेम कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि सुधारोत्तर अवधि में, यानी कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद की बात हो रही है। ठीक है, 90s के रिफॉर्म्स के बात हो रही है, 91 के बाद की। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि की दर पिछड़ती गई है। मतलब प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ में हमारा जो रोल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, औद्योगिक ग्रोथ का, वो पीछे रहता चला गया है, वो तेजी से आगे नहीं बढ़ा है। कारण बताइए, इसका आपको कारण बताना है। फिर औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन औद्योगिक दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। देखिए, बेसिकली आपने एलपीजी किया था तो बेसिक टारगेट ये था कि हम इंडस्ट्रीज को फ्री करें और वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, हमारी प्रोडक्टिविटी की समस्या सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपके पास डेटा है तो आप पाएंगे कि बेसिकली जो औद्योगिक समृद्धि है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो पिछड़ती चली गई है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि भारत सरकार ने क्या परिवर्तन औद्योगिक नीति में किए हैं, जिससे कि आप मानते हैं कि इन परिवर्तनों के कारण क्या औद्योगिक विकास दर में वृद्धि होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार यह प्रश्न फ्रेम किया गया है आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताइए कि इंडस्ट्री हमारा सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है, हमने सेकंड प्लान से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फिर उसके बाद आप आंकड़े दे दीजिए कि वो लगभग कितना रोल प्ले करता है और रिफॉर्म के बाद उसकी क्या स्थिति रही। ठीक है, तो आप इतना इंट्रोडक्शन में दे दीजिए। उसके बाद आप बताइए कि क्यों ये जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है ये पिछड़ती गई जीडीपी से। उसके बाद आप बताइए कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, जो भी नीति में औद्योगिक नीति लाई गई है, उस औद्योगिक नीति के संदर्भ में आप ये बताइए कि क्या ये हमारे औद्योगिक विकास के दर को बढ़ा सकती है और कितना बढ़ा सकती है। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि औद्योगिक आधार किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए और सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। लगातार इस क्षेत्र को इग्नोर करना भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मूलभूत कमी रही है, और इस क्षेत्र में किए जा रहे नए नवाचार और सरकार के प्रोत्साहन वास्तव में भारत को एक सबल और उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अब आप बताएं, इंट्रोडक्शन में बेसिकली बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है, ये जीडीपी का लगभग 27.6% हिस्सा देता है। अगर हम 1991 के एलपीजी की बात करते हैं तो इसकी विकास दर जीडीपी के समग्र वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी, क्योंकि औद्योगिक विकास 2-3% के आसपास रहा, जबकि भारत का जीडीपी उत्पाद विकास जो है वो 6 से 7% के बीच में रहा। तो हमारी जीडीपी जो 6 से 7% के तौर पर बढ़ रही थी, वहीं हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी 2 से 3% की रेट से। तो ये जो हमारा गैप है, इसी के कारण ये कहा गया कि ये तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अब आप बताइए, औद्योगिक विकास समग्र अर्थव्यवस्था से पीछे क्यों रह गया।
ठीक है। तो पहली बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास अपर्याप्त बुनियादी ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास नहीं था। हमारे यहाँ इतनी तेजी से विकास के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटाइजेशन, तो ये सारी चीज़ों की बड़ी समस्या थी। और इसीलिए सुझाव दिया जाता रहा है कि औद्योगिक ढांचे के विकास में भारत को $1 ट्रिलियन निवेश करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके साथ साथ उच्च रसद लागत, रसद का मतलब यहाँ इनपुट से है। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में जो इनपुट्स लगते हैं उनकी लागत भी बहुत ज़्यादा है और उस तरीके की अभी विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति नहीं है। तो इस वजह से भी औद्योगिक विकास उस स्पीड से नहीं हो सका जिस स्पीड से ये होना चाहिए। उसके बाद श्रम कानून जो हमारे देश के हैं, वास्तव में हमारे देश के श्रम कानून बहुत ही जटिल हैं, कठोर हैं और भ्रामक हैं। श्रम कानूनों की जो असुविधा है उसके कारण बहुत सारे उद्योग भारत आने से कतराते हैं। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है। इन कानूनों में जो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन दी गई है वो श्रमिक को दी गई है, ना कि मैनेजमेंट और कंपनी को। ठीक। इसके साथ साथ जटिल कारोबारी माहौल है। अब देखिए भारत में बहुत स्तरीय कर प्रणाली है, इसमें उच्च अनुपालन लागत है। साथ ही साथ अगर आप देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार सुगमता सूचकांक, तो इसमें भी भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रही है। अब थोड़े से सुधार जरूर हुए हैं लेकिन बड़े समय से इसमें कोई बहुत अच्छी स्थिति थी नहीं हमारी। तो कारोबारी जो माहौल है वो भी बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पर उतना ज़्यादा निवेश हुआ नहीं है। तो जब आप कुशल प्रौद्योगिकी, एफिशिएंट प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी उत्पादन लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन की दर भी कम रहेगी। तो इन सब समस्याओं के साथ ये चीज़ रही है। लेकिन क्या बदलाव किए हैं औद्योगिक नीति में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे औद्योगिकरण पर, औद्योगिक विकास की गति पर, उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ DIPP है, औद्योगिक विकास नीति एवं संवर्धन विभाग है, उसने औद्योगिक नीति में विभिन्न बदलाव का प्रस्ताव दिया है। क्या क्या है वो? सबसे पहला है नीतिगत लक्ष्य। नीतिगत लक्ष्य में ये कहा गया है कि जो हमारी विनिर्माण है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण है, उसका लक्ष्य ये है कि भारत का जो 2025 में GDP है उसमें विनिर्माण क्षेत्र लगभग 25% की हिस्सेदारी ले पाए। इस तरीके से इसको प्रमोट करना है। जैसे विदेश व्यापार नीति में भी ये कहा गया था कि भारत के निर्यात को दोगुना करना है। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी में निवेश, ठीक है, सरकार ने प्रति वर्ष यह लक्ष्य रखा है कि वह लगभग $100 बिलियन का FDI इंडस्ट्री सेक्टर में लाएगी। तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर FDI आएगा तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ का भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो लक्षित क्षेत्र हैं, जैसे नीति का उद्देश्य ऑटोमोबाइल, ऑटोघटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार करना है और अत्यधिक सफलता प्राप्त करना है। ठीक है। और जब हम इन क्षेत्रों में, चूँकि ये हमारे बहुत ही बेहतर परफॉर्म करने वाले क्षेत्र हैं, तो ये भविष्य में बहुत ही बड़े आय का स्रोत बनेंगे। और इसके साथ साथ वैश्विक रूप से व्यवहार क्षेत्रों जैसे अवशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मकता लाने का भी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। इसके साथ साथ कर सुधार भी इसके अंतर्गत किए जाएंगे। नई विनिर्माण इकाइयों को से कॉरपोरेट कर के रूप में केवल 15% शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। तो सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ पाए। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो भविष्य के लिए की गई हैं। एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बाद आप इसमें फ़ायदे पा पाएंगे। त्वरित इलाज के तौर पर इस नीति का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। और अब चलते हैं हम 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? ठीक है। क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में
ई वाणिज्य सहायक हो सकता है, ई कॉमर्स जो है वो सहायक हो सकता है। तो जो खाद्य प्रसंस्करण का विकास है उस नज़रिए पे आपको बताना है कि विपणन और पूर्ति की श्रृंखला प्रबंधन में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद आपको बताना है कि क्या ये प्रॉब्लम्स ई कॉमर्स के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है वही सिंपली कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उसकी क्या भूमिका है और किस तरीके से ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा पार्ट है। इसके बाद आपको बताना है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में इस पार्ट को बता देते हैं और बताइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था के उद्योग और कृषि के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। विशेष रूप से विपणन आपूर्ति प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ई कॉमर्स इनसे निपटने में मदद कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के बड़े उद्योगों में से एक है। ठीक है, और इस मामले में भारत 5वें स्थान पर है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण घरेलू उत्पाद का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% हिस्सा प्राप्त है। ठीक है, तो आपने दोनों पक्षों को कवर कर लिया इंट्रोडक्शन में। अब हम आते हैं इसकी मेन बॉडी पर। इस मेन बॉडी में आप बताएंगे कि कृषि विपणन में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्या हैं। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है आज के ही डिस्कशन में कि यह बाजार खंडित बाजार है, यहाँ मंडियों से संपर्क खराब है, परिवहन की बाधाएं हैं। ठीक है, दूसरा, संगठित व्यापारियों द्वारा मंडियों पर कब्जा कर लिया गया है जिससे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता और उन्हें सही दाम भी नहीं प्राप्त होते। ठीक है, किसान जो है बाजार तक सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, वो एक एपीएमसीज के माध्यम से ही अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। ये भी एक समस्या है और इसके कारण क्या होता है, बिचौलिए उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। अगली समस्या क्या है कि किसान केवल सरकार द्वारा निर्धारित एपीएमसी मंडियों में ही खरीद और बिक्री कर सकते हैं, इसलिए उन तक पहुंच भी एक मुद्दा है, अभी मैंने बता दिया हालांकि इसे। और इसके साथ साथ क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचना संबंधी अनियमितताएं होती हैं जिसके कारण भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है और गलत इनपुट डेटा प्राप्त होता है। इन सब के साथ साथ एक बड़ी समस्या भंडारण की भी है कि भंडारण सुविधाएं भी अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से कृषि विपणन की ये मेजर समस्याएं हैं। इन मेजर समस्याओं के संबंध में अब आप देखेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला में क्या बाधाएं हैं। ठीक है, तो विपणन संबंधी बाधाएं हो गई, अब हम आपूर्ति संबंधी बाधाओं पर बात करते हैं। तो पहली बाधा ये है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतर एमएसएमई का प्रभुत्व है और इन्हें संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता रहती है। इनके पास पुरानी प्रौद्योगिकी है, बुनियादी ढांचे की कमी है, विशेष रूप से एकीकृत कोल्ड स्टोरेज की कमी है, कुशल जनशक्ति की कमी है। तो ये सारी समस्याएं एमएसएमई के साथ आप देखते हैं, चूंकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा इसी के पास रहता है। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या है, खराब परिवहन, जहाँ पर मल्टी मॉडल लिंकेज का अभाव है और भंडारण के कारण शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की खरीद में देरी होती है, इससे भी नुकसान फसल का ही होता है। इसके साथ साथ कुछ राज्यों ने एपीएमसी कानून खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को किसानों से सीधे खरीद की अनुमति नहीं दी है, इस कारण बिचौलियों के आने से लागत भी बढ़ जाती है। तीसरी बात, गांव और शहर के बीच में लिंकेज का अभाव है, गांव से शहर तक प्रोडक्ट लाना मुश्किल है, तो ये भी एक समस्या है। इसके साथ साथ खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जटिल है जिसमें जल्दी खराब होने वाले सामान और कई हितधारक शामिल हैं। भारत में इन भागीदारों को जोड़ने वाला बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो ये इसके प्रबंधन संबंधी मामले हो गए। अब ई कॉमर्स इसमें क्या हेल्प कर सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई कॉमर्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, आज भी इस पर एग्जाम्पल दिया है फ्लिपकार्ट वाला, सॉरी बिग बाजार वाला, याद आया। तो उसमें क्या हो रहा है, ये एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं किसके बीच में, कृषक के बीच में, यानी उत्पादक कह सकते हैं आप, उत्पादक कह सकते हैं, उपभोक्ता कह सकते हैं, और साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये बेहतर समन्वय करते हैं और एक दूसरे को सीधा कनेक्ट करते हैं, तो कॉस्ट भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखते हैं, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं, लो रेट पर बेहतर क्वालिटी में, बेहतर मूल्य पर बेहतर क्वालिटी में आपको सामान देते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की निगरानी करते हैं, उसको बेहतरी से, उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो, कोई भी खराबी ना आए, इन सब की पूरी जांच होती है। इसके साथ साथ इनकी इंटरनेट पर पहुंच होती है और ये इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर से सीधे जुड़ते हैं और प्रोड्यूसर से भी जुड़ते हैं। अगर इनके माध्यम से हम खरीदारी कर रहे हैं और बेच रहे हैं तो जो बिचौलिए हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी और बिचौलियों की समाप्ति पूरी लागत को बहुत कम कर देगी। इसके बाद ये ग्राहक केंद्रित हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों और अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगाता है और वो जितना जेन्युइन सामान होता है उससे ग्राहक को फ़ायदा होता है। प्लस इसमें किसानों को भी अपना माल बेहतर बेचने का मौका मिलता है, क्योंकि अब ये सीधे कस्टमर से मिल रहे हैं। कस्टमर इनकी सामान की क्वालिटी के आधार पर इनको बेहतर दाम दे रहा है। इसके साथ साथ विपणन भी बहुत आसान हो जाता है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे। जैसे ही आप देखते हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा कि बिग बिलियन डेज चल रहा है, फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का सेल चल रहा है, तो वो उस मामले में पूरा मार्केटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं टाइम पर। तो ये सब चीज़ें होंगी अगर ई-कॉमर्स को हम महत्व बेहतर देंगे तो। इसके बाद आप इस प्रश्न का निष्कर्ष दे दीजिए और इस प्रश्न के निष्कर्ष में आप बताइए कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और इसके साथ साथ जो कृषि विपणन है वो जो उसका जो B2B पार्ट है और B2C पार्ट है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस वाला पार्ट है, इन दोनों में ई-कॉमर्स की बड़ी भूमिका है। कृषि विपणन में B2B और B2C दोनों बाजारों में ई-कॉमर्स का बहुत लाभ हो सकता है, जबकि ई नाम द्वारा संचालित, जैसे कि ई नाम सरकार द्वारा संचालित है, सरकार से प्रत्यक्ष ढंग की खरीद, ई ट्रेडिंग जैसी नीतिगत पहलों के माध्यम से B2C बाजार में के अंतर को भरने के लिए बिग बास्केट जैसी कंपनियां जैसे निजी खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया है। इसी प्रकार FPO के साथ ई रिटेलर की भागीदारी तकनीकी अंतर को पाट सकती है और प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी और सामान्य उपयोग ला सकती है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आउटपुट और किसानों और खुदरा विक्रेताओं को बेहतर दाम प्राप्त होते हैं जब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का छठा प्रश्न। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन 6 प्रश्नों को हमने किया जो औद्योगिक क्षेत्र से आए हैं और लगातार 2023 से लगातार आ रहे हैं, और इसमें प्रॉपरली किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या कर दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में वो आपको सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। वो सारे एक टॉपिक के साथ एक, दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे, जितने भी क्वेश्चन आए वो सब संग्रहित करके आपको उसके आंसर्स दे करके हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर लें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, रेगुलर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम शुरुआत में तो इंडस्ट्री ही रखेंगे क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर अगर समय बचता है तो अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।